2018 में सलीम, उसकी पत्नी नाजिया और उनकी बेटी सायरा एक रात की बस यात्रा पर थे जब अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बस जंगल के बीच में रुक गई और सायरा ने कहा कि एक सफेद कपड़े वाला आदमी उन्हें देख रहा है। ड्राइवर ने भी एक रहस्यमय आदमी को देखने का दावा किया, जिससे सभी यात्री भयभीत हो गए। जैसे जैसे रात बढ़ी, बस में खौफनाक घटनाएं और आवाजें सुनाई देने लगीं, जिससे सलीम और उसके परिवार को यकीन हो गया कि कुछ अनजाना उनके चारों ओर है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था जितना उस रात हुआ। ये बात नवंबर में हुई थी, 2018 की है। मैं, सलीम, अपनी पत्नी नाजिया और हमारी 6 साल की बेटी सायरा के साथ गोवा से मुंबई जाने वाली एक रात की बस में सफर कर रहा था। हमने यह यात्रा खास तौर पर एक शादी में शामिल होने के लिए प्लान की थी। गोवा में दिन भर घूमने के बाद हम थक चुके थे और इस सफर में आराम करने की उम्मीद कर रहे थे। बस में हमारी सीटें पिछली तरफ थीं। चारों तरफ लोग थे, कुछ सो रहे थे, कुछ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। नाजिया ने सायरा को अपनी गोद में सुला दिया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर गहरी रात थी, हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। मैं भी अपनी सीट पर टेक लगाकर आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 1 बजे का वक्त था। बस एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। अचानक बस के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। बस में बैठे सभी लोग झटके से आगे की ओर झुके। क्या हुआ? मैंने पूछा। ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। सामने कोई जानवर था शायद, पर खिड़की से देखने पर कुछ भी नहीं दिखा। ड्राइवर ने बस फिर से चालू कर दी, लेकिन तभी मैंने कुछ अजीब महसूस किया। हमारे पीछे वाली खाली सीट से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने नाजिया को भी यह बात बताई, लेकिन उसने कहा, तुम बस थकान महसूस कर रहे हो, कुछ नहीं है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अगले आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी रात को कभी न भूलने वाली बना दिया। बस के अंदर अचानक ठंडक बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऐसी फुल स्पीड पर चालू कर दिया हो, जबकि बस में ऐसी चल ही नहीं रहा था। सायरा अचानक नींद से जाग गई और रोने लगी। उसने कहा, अम्मी, वो आदमी मुझे देख रहा है। नाजिया और मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की। कौन आदमी बेटा? यहां तो कोई नहीं है, मैंने कहा। सायरा ने खिड़की की ओर इशारा किया। मैंने बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। नाजिया भी थोड़ा डर गई। तभी ड्राइवर ने फिर से ब्रेक लगाया, इस बार और जोर से। सभी यात्री घबरा गए। क्या हुआ अब? किसी ने पूछा। ड्राइवर ने कांपती हुई आवाज में कहा, सामने एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो गायब हो गया। बस में एक सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने कुछ पल रुककर बस चलाने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों तरफ जंगल और घना अंधेरा था। यात्रियों के बीच हलचल मच गई। कुछ लोग उतरकर बस के बाहर देखने लगे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी सायरा ने फिर कहा, वो आदमी अंदर आ गया है। यह सुनकर मैं और नाजिया सकते में आ गए। सायरा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया और नाजिया ने कांपते हुए खिड़की के बाहर देखा, पर कुछ नहीं था। सायरा ने धीमे स्वर में कहा, पापा, वो आदमी हमें देख रहा है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं। सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बस के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। समय करीब 1:45 का हो चुका था। यात्री धीरे धीरे शांत हो रहे थे, लेकिन हर कोई कुछ अजीब महसूस कर रहा था। बस अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर बाहर उतरकर इंजन देखने गए। बाहर का घना जंगल पूरी तरह शांत था। यहां तक कि झींगुरों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सायरा को ध्यान से देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं, जैसे कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। मैंने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने कुछ और देखा? उसने धीरे से सिर हिलाया। वो आदमी हमें बस के बाहर खड़ा होकर देख रहा था और फिर वो गायब हो गया। नाजिया ने सहमते हुए कहा, सलीम, ये बच्ची सिर्फ डरी हुई है। हो सकता है उसे सपना आया हो। लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास नहीं था। तभी बस में बैठे एक बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम रफीक चाचा था, उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इलाका थोड़ा अजीब है, पर हम सभी सुरक्षित हैं। उनके शब्दों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन माहौल अभी भी बोझिल था। करीब 2 बजे का वक्त था। अचानक बस के पीछे की खिड़की पर जोर से थपथपाने की आवाज आई। सबने पलट कर देखा,
लेकिन वहां कुछ नहीं था। इस बार बस के सारे यात्री डर गए। एक महिला जिसकी गोद में छोटा बच्चा था जोर से रोने लगी। कंडक्टर वापस आया और घबराकर कहा, ड्राइवर ने कहा कि वो यहां और नहीं रुकेगा, पर बस स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैंने रफीक चाचा की तरफ देखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने पहले भी इस इलाके के बारे में सुना है, यहां कोई गाड़ी लंबे समय तक नहीं रुक सकती। मैं उनके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि एक और आवाज आई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई बस के ऊपर चल रहा हो। सब यात्री खामोश हो गए। मेरी नजर नाजिया पर पड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने सायरा को और भी जोर से पकड़ा। यहां से निकलने का कुछ करना होगा, मैंने कंडक्टर से कहा, लेकिन उसने चुपचाप खड़े रहकर बस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। बस का दरवाजा खुला था और तभी एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई अंदर आया हो। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। यात्रियों में से एक लड़के ने मोबाइल का टॉर्च जलाया। उसने बस के अंदर चारों ओर रोशनी डाली। किसी को कुछ नहीं दिखा। रफीक चाचा ने एक लंबी सांस ली और कहा, सलीम बेटा, यह जगह ऐसी है जहां रात को रुकना अच्छा नहीं। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तभी अचानक से सायरा ने मेरी बांह पकड़कर कहा, वो आदमी फिर से आ गया। इस बार वो मुस्कुरा रहा है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। नाजिया अब लगभग रोने लगी थी। अचानक बस के अंदर की लाइट जलने बुझने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच के साथ छेड़छाड़ की हो। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, हम सबको मिलकर नीचे उतरना चाहिए, लेकिन कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी पीछे बैठे एक लड़के ने कहा, भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे बस के बाहर कोई बार बार घूम रहा है। मैंने एक परछाई देखी है। उसकी बात सुनकर सभी का दिल धड़कने लगा। घड़ी में 2:30 चुके थे। बस के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी और तभी बस का इंजन अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर बस में वापस दौड़ते हुए चढ़े और बिना कुछ कहे बस को चलाने लगे। बस के अंदर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबके चेहरे पर डर साफ था, पर एक सवाल सबके दिल में था, क्या सच में बस में अब सिर्फ वही लोग थे जो चढ़े थे? बस के इंजन की आवाज अब तक हमें राहत देती थी, लेकिन इस बार यह डर पैदा कर रही थी। ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी थी और बस हिचकोले खाते हुए घुमावदार सड़कों पर दौड़ रही थी। बाहर गहरा जंगल और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थी। घड़ी अब 2:45 दिखा रही थी। बस के अंदर हर किसी का चेहरा सफेद पड़ा था। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सायरा की हालत और बिगड़ने लगी थी। वो बार बार कह रही थी, पापा, वो आदमी फिर दिख रहा है, अब बस के अंदर है। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कन रुकने से लगी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। नाजिया ने सायरा को गले से लगा लिया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। तभी ड्राइवर ने एक तेज आवाज में चिल्लाया, कौन है? बस रुक चुकी थी। ड्राइवर की निगाहें रियर व्यू मिरर पर टिकी हुई थी। मैंने भी मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ साफ नहीं दिखा। तभी पीछे की तरफ बैठा एक लड़का घबराते हुए चिल्लाया, भाई, पीछे कुछ है, मैंने किसी को हिलते हुए देखा। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पलटकर देखने की। नाजिया ने धीरे से मेरे हाथ को पकड़कर कहा, सलीम, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। घड़ी में 3 बजाने वाले थे। ड्राइवर ने बस फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन बस का इंजन बार बार बंद हो रहा था। बाहर की खिड़की से सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ नजर आ रहे थे, जो बारिश में भीगे हुए एक अजीब सी परछाई बना रहे थे। तभी कंडक्टर ने झिझकते हुए कहा, भाई साहब, हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? ये इलाका अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ पर। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सायरा ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, पापा, वो आदमी अब खड़ा नहीं है, वो चलने लगा है, हमारी तरफ आ रहा है। उसकी इस बात ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ दिया। मैंने बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी बस की लाइट्स एक बार फिर जलने और बुझने लगी। यात्रियों में से कुछ ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रफीक चाचा, जो अब तक शांत थे, धीरे से बोले, सलीम बेटा, मुझे लगता है कि यह जगह हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ड्राइवर ने हिम्मत जुटाकर बस स्टार्ट की और इस बार बस ने स्पीड पकड़ ली। अब बस के अंदर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। सभी यात्रियों ने पलटकर देखा। एक महिला जिसकी गोद में बच्चा था, उसने डरते हुए कहा, मेरा बच्चा तो सो रहा है, यह आवाज किसकी है?
रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बीच में खड़ा होकर रो रहा हो। रफीक चाचा ने अपने बैग से एक ताबीज निकाला और बुदबुदाने लगे, लेकिन इससे भी माहौल शांत नहीं हुआ। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, अब मैं इस बस को नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घड़ी में 3:30 हो चुके थे। बस अब एक सुनसान गांव के पास से गुजर रही थी। वहां एक भी घर में रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सोया हुआ हो या पूरी तरह खाली हो। एक यात्री ने कहा, भाई यहां कुछ गलत है, मैंने इस इलाके को पहले कभी नहीं देखा। ड्राइवर ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूं, इस सड़क पर कभी ऐसा गांव नहीं देखा। उसकी यह बात सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। बस के चारों ओर अब गहरा सन्नाटा था। अचानक बस के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। सभी यात्री डर के मारे अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। बस रुक गई और हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, मैंने ऊपर कुछ चलते हुए देखा, हमें बस से बाहर निकलना होगा। नाजिया ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। क्या करें सलीम? उसने पूछा, लेकिन मैं खुद असमंजस में था। तभी सायरा ने कहा, वो आदमी अब सामने खड़ा है, वो मुस्कुरा रहा है। सभी ने बस के सामने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा। ड्राइवर ने कांपते हुए बस के गियर में हाथ डाला, लेकिन इंजन बंद हो गया। घड़ी में 3:45 का समय हो चुका था। बाहर का घना अंधेरा अब और भी भारी लगने लगा था। सड़कों पर कोई रोशनी नहीं थी और जंगल की छायाएं बस की खिड़कियों पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। सायरा चुपचाप नाजिया की गोद में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार आगे की ओर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देख रही हो जो हम में से कोई और नहीं देख पा रहा था। वो आदमी अब बस के पास है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बस के अंदर बैठे यात्रियों के चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। रफीक चाचा ने धीरे से कहा, सलीम बेटा, मैंने सुना है कि इस इलाके में अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, हम सभी को एक साथ रहना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं और भी बेचैन हो गया। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। बाहर से अब अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई तेजी से झाड़ियों में चल रहा हो। एक महिला यात्री जो अब तक शांत थी, जोर से चीख पड़ी। उसने कहा, मैंने खिड़की के बाहर किसी को खड़े देखा, वो बस हमें घूर रहा था। डर की लहर पूरे बस में दौड़ गई। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, केवल पेड़, अंधेरा और ठंडी हवा। सड़क और बस के आसपास की जगह यह सड़क कोई मुख्य हाईवे नहीं थी। यह एक पुराना, कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता था जो गोवा से कोंकण की ओर जाता था। बस के ड्राइवर ने शॉर्टकट लेने की बात कही थी, लेकिन यह शॉर्टकट अब एक भूल भुलैया बन चुका था। यह इलाका सुनसान था और पिछले आधे घंटे से हमने किसी दूसरी गाड़ी या इंसान को नहीं देखा था। सायरा ने एक बार फिर धीरे से कहा, पापा, वो अब बस के अंदर आने वाला है। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि अब सिर्फ इंतजार करना ही बाकी है। तभी बस की छत से तेज धमाके की आवाज आई। सभी यात्री अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बाहर जाकर देखे। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, भाई साहब, यह बस हमें छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगी। ड्राइवर ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, सबको और डरा मत। अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होती हैं। रफीक चाचा, जो सबसे बुजुर्ग थे, अपने बैग से पानी की एक बोतल निकालकर अपने चेहरे पर छिड़कने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। उन्होंने कहा, यह जगह हमारे लिए नहीं बनी है, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलने की कोशिश करो। लेकिन तभी बस की खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से थपकी दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि सारा माहौल गूंज उठा। नाजिया ने मुझे कसकर पकड़ लिया। सलीम, ये क्या हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू थे। बस के अंदर की लाइट फिर से जलने बुझने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे जानबूझकर बंद और चालू कर रहा हो। ड्राइवर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी, डरावनी खामोशी थी। सायरा ने खामोशी तोड़ी। उसने कहा, पापा, वो अब बस के अंदर आ गया है। उसकी बात सुनकर हर कोई अपनी सीट पर जम सा गया। बस के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी, जो किसी सामान्य एसी की हवा से बिल्कुल अलग थी। यह हवा ऐसी थी जो शरीर को सुन्न कर दे। एक और यात्री की चीख अचानक पीछे बैठे एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं अब यहां नहीं रह सकता।
वह अपनी सीट से उठकर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया हो। वह जोर से धक्का मार रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी बस की छत से एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा और भारी इंसान बस के ऊपर चल रहा हो। हर कदम के साथ बस थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। कंडक्टर ने रोते हुए कहा, यह कोई इंसान नहीं हो सकता, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। रफीक चाचा ने अपने हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। सायरा ने मुझे देखा और कहा, पापा, वो अब हमें देखने आया है। उसकी आंखें खिड़की की तरफ देख रही थी। मैंने बाहर झांकने की हिम्मत की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। घड़ी का वक्त और बढ़ता डर। घड़ी अब 4 बजाने वाली थी। बाहर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। बारिश तेज हो गई थी और बस के शीशों पर पानी की बूंदें बह रही थीं। ड्राइवर ने एक आखिरी बार कोशिश की और इंजन को स्टार्ट किया। इस बार बस ने चलना शुरू कर दिया। यात्रियों में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी सायरा ने एक बार फिर कहा, वो आदमी अब हमारी बस के साथ साथ चल रहा है। ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ा दी। अब बस 80 से 90 की रफ्तार से घुमावदार और पतली सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बस की खिड़कियों पर पानी के गिरते बूंदों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। घड़ी ने 4 बजाने का संकेत दिया, लेकिन बाहर अभी भी गहरा अंधेरा था। सायरा की बात ने हर किसी को खामोश कर दिया। वो आदमी अब हमारी बस के साथ साथ चल रहा है, उसने कहा। मैं अपने पूरे साहस के साथ खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, मगर अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी के बहाव और झाड़ियों की हलचल। तभी ड्राइवर ने अचानक एक तेज हॉर्न बजाया। सभी ने डरते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सामने सड़क पर कोई खड़ा था, पर जब करीब पहुंचा तो गायब हो गया। उसकी बात सुनकर कंडक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। बस में बढ़ता तनाव, बस के अंदर का माहौल और भारी हो चुका था। हर किसी के मन में डर बढ़ता जा रहा था। पीछे बैठे रफीक चाचा ने एक औरत से कहा, बेटी, तुम्हारा बच्चा ठीक है ना? उस महिला ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ चाचा, पर वो अचानक बहुत ठंडा महसूस कर रहा है। उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। सायरा चुपचाप मेरी गोद में बैठी थी। वह अब बार बार कह रही थी, पापा, वो अब खिड़की से अंदर झांक रहा है। मेरी सांसें अटकने लगी। मैंने उसकी बात अनसुनी करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। बस का रुकना और बढ़ती अनहोनी। ड्राइवर ने तेज आवाज में कहा, अब यह बस नहीं चलेगी, इंजन में कुछ अजीब आवाज आ रही है। बस फिर से रुक गई। यह जगह और भी सुनसान थी। कोई गांव, कोई घर या गाड़ी का नामो निशान नहीं था। सिर्फ बारिश, घना जंगल और अंधकार। कंडक्टर ने बाहर उतरने की कोशिश की। उसने बस का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, वह जोर से चीख पड़ा, यहां कुछ है, यहां कुछ है। वह वापस बस में चढ़ गया और दरवाजा बंद कर दिया। ड्राइवर ने कंडक्टर को झिड़कते हुए पूछा, क्या देखा? कंडक्टर ने हांफते हुए जवाब दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोई दिखा नहीं, लेकिन कुछ था। अब बस में सभी यात्री पूरी तरह सहमे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक आदमी जो अब तक चुप था बोला, यह जगह शापित है। मैंने इस सड़क के बारे में सुना है। यहाँ कई गाड़ियां गायब हो चुकी हैं। जो लोग बचते हैं वो भी कभी ठीक से बता नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ। सायरा की चेतावनी। सायरा ने फिर से मेरी गोद में सिर टिकाते हुए कहा, पापा, वो अब अंदर आ गया है। उसके इस वाक्य ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। नाजिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं है बेटा, सब ठीक है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। तभी बस की छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर सिमट गए। कदमों की आवाज धीरे धीरे आगे से पीछे की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर ने अपनी जगह से उठकर देखने की कोशिश की, लेकिन वह भी डर के मारे वापस बैठ गया। कोई ऊपर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रफीक चाचा का सुझाव। रफीक चाचा ने कहा, यह जगह हमें छोड़ने नहीं देगी, हमें एक साथ रहना होगा। मैं कुछ दुआएं जानता हूं जो हमें मदद कर सकती हैं, लेकिन हमें शांत रहना होगा। बस के अंदर हर किसी ने उनके सुझाव पर सिर हिलाया। सब ने अपने अपने तरीके से प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन तभी बस की सभी खिड़कियों पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि हर किसी का खून जम गया। नाजिया ने डरते हुए कहा, सलीम, यह क्या हो रहा है? यह कोई इंसान नहीं हो सकता। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। घड़ी और माहौल। घड़ी अब सुबह के 5 बजाने वाली थी। बाहर की बारिश अब रुक चुकी थी,
लेकिन अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज उगने का नाम ही नहीं लेगा। बस के चारों ओर घने पेड़ों का साया और बढ़ चुका था। तभी ड्राइवर ने फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया, लेकिन एक अजीब सी गंध बस के अंदर भरने लगी। यह गंध ऐसी थी जैसे कुछ जल रहा हो। सभी यात्री एक दूसरे को देखने लगे। सायरा ने धीरे से कहा, अब वो हमें यहां से जाने नहीं देगा। उसकी इस बात ने सबको और डरा दिया। ड्राइवर ने एक बार फिर बस को गति दी। अब बस धीमी गति से एक अजनबी और सुनसान रास्ते पर चल रही थी। बाहर का माहौल अब और खतरनाक लग रहा था। सड़क किनारे उग आए ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके साए ऐसा लग रहे थे जैसे वे हमारे हर कदम का पीछा कर रहे हों। समय सुबह के 5:10 हो चुका था, लेकिन रात का अंधेरा और गाढ़ा हो रहा था। सायरा अब नाजिया की गोद में सिमट गई थी। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें हर कोने को इस तरह घूर रही थीं जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। मैंने अपनी बेटी को संभालते हुए नाजिया से कहा, हिम्मत रखो, हम सब ठीक हो जाएंगे, बस सेफ जगह पहुंचने की देर है। लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे खोखली लग रही थी। ड्राइवर की घबराहट ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। अब मैं और नहीं चला सकता, उसने कांपते हुए कहा। सामने एक मोड़ है, लेकिन मुझे लगता है ये सड़क कहीं खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं फंसे हुए हैं। उसकी बात सुनकर यात्रियों के बीच खलबली मच गई। रफीक चाचा, जो अब तक शांत थे, खड़े हुए और बोले, बेटा गाड़ी मत रोक, यहां रुकना सबसे बड़ी गलती होगी। चाहे कोई आवाज सुनाई दे, कोई दिखाई दे, पर रुकना नहीं। उनकी बात सुनकर ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अचानक बस के ऊपर की हलचल, जैसे ही बस फिर से चलने लगी, छत पर किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर इधर उधर दौड़ रहा हो। यह आवाज इतनी साफ और भारी थी कि पूरे बस में हड़कंप मच गया। कंडक्टर ने कांपते हुए कहा, भाई ये क्या है? कोई है या फिर ये बस का शोर है? ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस की रफ्तार और तेज कर दी। बाहर सड़क अब और भी अजीब लग रही थी। यह रास्ता पूरी तरह घुमावदार था और हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे बस किसी खाई में गिर जाएगी। खिड़की के बाहर के पेड़ धीरे धीरे और बड़े और डरावने नजर आने लगे थे। सायरा का डर। सायरा ने धीमे स्वर में कहा, पापा वो आदमी अब सबके ऊपर से गुजर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कन रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। पर मुझे भी अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस के ऊपर कोई सच में चल रहा हो। नाजिया ने सायरा को जोर से पकड़ा और बोली, सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। बस की खिड़की पर दस्तक। तभी बस की खिड़कियों पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज और अचानक थी कि हर कोई चौंक गया। एक यात्री चिल्लाया, क्या हो रहा है? कोई बाहर है क्या? लेकिन खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ घना अंधेरा और बारिश दिखाई दे रही थी। रफीक चाचा ने फिर से दुआ पढ़नी शुरू कर दी। उनकी आवाज में बेचैनी थी, लेकिन उनका विश्वास दृढ़ लग रहा था। उन्होंने सभी से कहा, अपने मन में शांत रहो, जितना घबराओगे उतना यह सब बढ़ेगा। ड्राइवर की चीख। ड्राइवर ने अचानक जोर से चीख मारी। उसने बस के ब्रेक लगाए और कहा, सामने कोई खड़ा है, सफेद कपड़े में, आंखें, उसकी आंखें अजीब हैं। वह कांपते हुए अपनी सीट पर गिर पड़ा। मैंने ड्राइवर के बगल में जाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और सड़क। कंडक्टर ने ड्राइवर को संभालते हुए कहा, चलो भाई, गाड़ी को आगे बढ़ाओ, यहां रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ड्राइवर ने खुद को किसी तरह संभाला और बस को फिर से चलाने की कोशिश की। बस का रुकना। तभी बस अचानक झटके से रुक गई। अब इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगी। ड्राइवर ने कहा, अब यह बस नहीं चलेगी। बाहर का माहौल और डरावना हो चुका था। चारों ओर सिर्फ जंगल और अंधेरा था। सायरा ने मेरी गोद में सिर टिकाते हुए कहा, पापा वो अब बस के अंदर आने वाला है। उसकी इस बात ने मेरी हिम्मत पूरी तरह खत्म कर दी। नाजिया की आंखों में डर के आंसू थे। उसने कहा, सलीम क्या हो रहा है? हमें यहां से कैसे निकलना है? सड़क का अंत। जैसे ही मैंने नाजिया को सांत्वना देने की कोशिश की, रफीक चाचा ने कहा, इस रास्ते का कोई अंत नहीं है। जब तक हम शांत नहीं रहेंगे और खुद को बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे, ये चीजें हमें ऐसे ही डराएंगी। बात समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक बस की सभी लाइट बंद हो गई। अब बस के अंदर घना अंधेरा और बाहर से आती ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। हर यात्री अपने आप से सवाल कर रहा था, क्या हम कभी यहां से निकल पाएंगे? बस अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। इंजन से निकलने वाली गंध और ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया था।
घड़ी में सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन अंधेरा अभी भी वैसा ही गाढ़ा था जैसे रात का मध्य समय हो। यात्रियों के चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। हर कोई अपनी सीट पर सिमटा हुआ था, लेकिन डर के कारण किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। ड्राइवर का बड़बड़ाना, ड्राइवर अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह अपनी सीट पर सिर झुकाकर कुछ बड़बड़ा रहा था। कंडक्टर ने उसे हिलाते हुए कहा, क्या हुआ भाई, हमें यहां से निकलने का कुछ करना होगा। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, मैंने उसे फिर से देखा, वो सड़क पर नहीं था, वो बस के अंदर था। यह सुनते ही यात्रियों के बीच खलबली मच गई। सभी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हर किसी को लग रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन कोई यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रफीक चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने ऐसी कहानियां सुनी हैं, यह जगह हमारे लिए नहीं है, हमें शांत रहना होगा। अगर हमने अपना डर उन तक पहुंचने दिया तो चीजें और खराब हो सकती हैं। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे पूछा, चाचा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि यह सब क्यों हो रहा है? चाचा ने धीरे से जवाब दिया, यह कोई साधारण जंगल नहीं है, यहां अक्सर ऐसा होता है। मैं यहां से गुजरा हूं, लेकिन हमेशा दिन में, रात में इस जगह को छोड़ने में ही भलाई है। सायरा की चेतावनी, सायरा जो अब तक चुप थी, उसने अचानक कहा, पापा वो अब हमारी बस में सबसे पीछे बैठा है। उसकी इस बात ने पूरे माहौल को और भी भयानक बना दिया। मैंने घबराते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली सीटें थीं। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे सीटों के पीछे कुछ छिपा हो। नाजिया ने सायरा को गले से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटा, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। एक यात्री का निर्णय तभी बस में बैठे एक युवक ने खड़े होकर कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूं, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। उसने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। जंगल की ठंडी हवा बस के अंदर तक आ गई। वह युवक कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर अचानक रुक गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहां कुछ है, मुझे कुछ देख रहा है। उसकी आवाज तेजी से दूर होती गई, जैसे वह भाग रहा हो, और फिर एकदम खामोशी छा गई। डर का बढ़ना, उस युवक की चीखें और उसके अचानक गायब होने ने हर किसी को सुन्न कर दिया। बस के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की सांसें भी सुनाई दे रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, बस को किसी तरह आगे बढ़ाओ। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ेगी। यह जगह हमें यहां रोकना चाहती है। बस की छत पर कुछ भारी, तभी बस की छत पर किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ पूरी ताकत से बस के ऊपर कूदा हो। सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर सिमट गए। एक महिला जिसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था, रोने लगी। सायरा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, पापा वो अब हमारे बहुत करीब है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो मुझे और भी डरा रही थी। मैंने नाजिया से कहा, हम बस के अंदर रहेंगे, बाहर कुछ भी हो, हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। रास्ते का अंत ड्राइवर ने एक आखिरी बार कोशिश की। उसने बस को स्टार्ट करने के लिए गियर बदलने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही बस ने आगे बढ़ना शुरू किया, सड़क अचानक खत्म हो गई। बस अब एक संकरी जगह पर खड़ी थी, जिसके आगे गहरी खाई थी। ड्राइवर ने बस रोक दी और हांफते हुए कहा, यह रास्ता मुझे पहले कभी नहीं दिखा। ऐसा लगता है जैसे यह अचानक बना हो। खिड़की पर एक चेहरा, तभी बस की खिड़की पर एक चेहरा नजर आया। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें एक अजीब चमक लिए हुए थीं और उसके होंठ एक भयानक मुस्कान के साथ खींचे हुए थे। उसने खिड़की पर हाथ मारा और बस के अंदर हर कोई चीख उठा। सायरा ने मेरी गोद में सिर छिपा लिया। उसने कहा, पापा अब वो हमें लेने आ गया है। उसकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, बस सन्नाटा और खाई के नीचे की गहराई। समाप्त नहीं, बस के इंजन की आवाज फिर से बंद हो गई। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। यात्रियों में से एक ने धीरे से कहा, क्या हम यहां से कभी वापस जा पाएंगे? घड़ी में सुबह के 5:45 हो चुके थे। आसमान अभी भी गाढ़े अंधेरे में लिपटा हुआ था। ठंडी हवा जंगल के सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। खाई के पास खड़ी बस का इंजन बंद हो चुका था और यात्रियों की सांसें मानो थम गई थीं। रफीक चाचा ने दुआ पढ़ते हुए कहा, सब्र रखो बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन उनकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। बस के बाहर की हलचल, खिड़की के बाहर पेड़ों के बीच कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई इधर उधर घूम रही हो।
नाजिया ने घबराते हुए कहा, सलीम, बाहर क्या है? यह जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? मैंने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, शायद ये हमारी परछाई खेल रही है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सायरा, जो अब तक चुप थी, उसने अचानक कहा, पापा, वो अब अंदर आ रहा है। उसकी इस बात ने मेरी रीढ़ में ठंडक भर दी। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक यात्री का साहस तभी पीछे की सीट पर बैठे एक युवा लड़के, जिसका नाम राजेश था, ने खड़े होकर कहा, हम यहां ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। अगर हम यूं डरते रहे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। राजेश ने बस के बाहर जाने की कोशिश की। रफीक चाचा ने उसे रोका, बेटा, यह जगह साधारण नहीं है, जो बाहर गया वो वापस नहीं आया, तुम भी मत जाओ। लेकिन राजेश ने कहा, चाचा, अगर हमने यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो हम यहीं फंस जाएंगे। बाहर का रहस्य। राजेश बस से बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे जंगल में गुम हो गई। सभी यात्री अपनी सीटों पर सहमे बैठे थे। कुछ मिनटों तक खामोशी छाई रही। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। ये राजेश की आवाज थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहां से भागो, ये जगह। और फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। बस का चलना ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, अब और देर नहीं कर सकते, किसी तरह इस बस को आगे बढ़ाना होगा। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से इंजन चालू हो गया। बस धीमे धीमे खाई के किनारे से वापस मुड़ने लगी। सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। रोशनी की किरण जैसे ही बस ने आगे बढ़ना शुरू किया, सड़क के अंत में एक हल्की रोशनी नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे यह रोशनी कहीं से मदद का संकेत हो। ड्राइवर ने तेजी से बस को उस रोशनी की ओर बढ़ाया। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, वो हमें बचाने आया है। उसकी मासूम आवाज ने माहौल में थोड़ी राहत ला दी। मैंने नाजिया की ओर देखा और कहा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। एक नया मोड़। रोशनी के करीब पहुंचते ही पता चला कि यह एक छोटा सा चाय का ढाबा था। वहां कुछ स्थानीय लोग बैठे थे जो बस को आते देख खड़े हो गए। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, आप लोग इस समय यहां कैसे पहुंचे? ये रास्ता तो सालों से बंद है। ड्राइवर ने थके हुए स्वर में कहा, हमें भी नहीं पता, लेकिन हम यहां तक किसी तरह पहुंच गए। ढाबे के मालिक ने सभी यात्रियों को चाय और बिस्कुट दिए और कहा, आप लोग अब सुरक्षित हैं, लेकिन इस जगह से जितनी जल्दी हो सके चले जाइए। सायरा का रहस्य। सायरा ने ढाबे के बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। मैंने उसे पूछा, क्या देख रही हो बेटा? उसने धीरे से कहा, वो अब हमें परेशान नहीं करेंगे, उन्होंने हमें माफ कर दिया है। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, सब खत्म हो गया, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या यह सिर्फ शुरुआत थी, समाप्त नहीं?